हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका तबीयत भी बहुत अच्छा ही होगा। दोस्तों ये है हमारा एसएससी जीडी 2024 का जीके जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इसके पहले हमने आपको 3 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुके हैं, तो आप लोग जाके देख सकते हैं और अपनी तैयारी को भी जांच सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और अपने तैयारी को जाँचते हैं। दोस्तों यह वीडियो एसएससी जीडी में जो एग्ज़ाम अभी हो रहे हैं उसमें बहुत ही आपको फ़ायदा होने वाला है इस वीडियो से। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, ब्रह्मपुत्र नदी निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं बहती है? किस राज्य से होकर नहीं बहती है ये बताना है। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या अरुणाचल प्रदेश या असम, किस राज्य से होकर नहीं बहती है आपको नहीं बताना है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा उड़ीसा। उड़ीसा से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं बहती है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ से होकर बहती है? पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। आइए थोड़ा सा और जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। दोस्तों जो ब्रह्मपुत्र नदी है उड़ीसा राज्य से होकर नहीं बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय राज्यों में बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी का बेसिन 3 देशों चीन, भारत एवं बांग्लादेश में फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग हिमनद से निकलती है और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सांगपो के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा के पास दिहांग नाम से भारत में प्रवेश करती है। किस नाम से? दिहांग नाम से भारत में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी। और असम में सदिया घाटी में प्रवेश करती है, जहां इस नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। असम में सदिया घाटी में प्रवेश करती है, जहां इस नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियाँ हैं वो सुबनसिरी, पगलादिया, कपिली, मानस हैं। ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में यह उल्लिखित है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? किस संविधान में है? अनुच्छेद 98, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 78। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 52 में भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 52 है उसमें भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह उल्लिखित है। आइए और भी ऑप्शन के बारे में देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में यह उल्लिखित है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 के तहत। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से 78 भाग 5 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। ठीक है, और संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल तथा महान्यायाधीश शामिल होते हैं। अनुच्छेद 98 क्या कहता है? अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय से संबंधित है। और अनुच्छेद 45 के अंतर्गत 86वें संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राज्य सरकार देखभाल और शिक्षा का व्यवस्था करेगी जब तक 6 वर्ष बच्चों का उम्र न हो जाए। जब तक बच्चों का 6 वर्ष उम्र न हो जाए तब तक 86वां संविधान संशोधन के द्वारा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा माने शिक्षा की व्यवस्था करेगा राज्य सरकार। ठीक है, अनुच्छेद 45 के अंतर्गत। और अनुच्छेद 78 जो है वो राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने से संबंधित प्रधानमंत्री के दायित्व से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस वर्ष महात्मा गांधी ने भारत में संवैधानिक सुधार पर चर्चा करने के लिए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? 1931 में, 1939 में, 1942 में, 1919 में। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1931 में। वर्ष 1931 में महात्मा गांधी ने भारत में संवैधानिक सुधार पर चर्चा करने के लिए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में एसएस राजपूताना जहाज से 12 सितंबर 1931 को लंदन पहुंचे थे। ठीक है, कौन सी जहाज से? एसएस राजपूताना जहाज से 12 सितंबर 1931 को लंदन पहुंचे थे। और महात्मा गांधी ने गांधी इरविन समझौता जो कि 5 मार्च 1931 को हुआ था, इसी गांधी इरविन समझौता के तहत अपनी सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था महात्मा गांधी ने।
और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन की जगह लॉर्ड वेलिंगटन आ चुके थे। कौन आ गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय जो भारत का वायसराय था लॉर्ड इरविन की जगह लॉर्ड वेलिंगटन आ चुके थे। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? रैमजे मैकडोनाल्ड था। कौन था? रैमजे मैकडोनाल्ड था। ठीक है। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में मैकडोनाल्ड अवार्ड या सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किस गोलमेज सम्मेलन में किया गया? तो ऑप्शन आपका होगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किया जाएगा। गांधी जी दिसंबर 1931 में बेसेंटियाना नामक इटली के पोत से भारत वापस आए थे। गए थे SS राजपुताना से और आए थे किससे? इटली के पोत से आए थे। ठीक है। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में वापस के बाद उन्होंने कहा था जब वापस आ रहे थे तो भारत खाली हाथ तो जरूर लौटा हूँ, पर मैंने अपने देश की इज्जत को बट्टा नहीं लगने दिया। ये महात्मा गांधी का कथन था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 8 डिग्री चैनल निम्न में से किन के बीच में स्थित है? मालदीव एवं निकाय के मध्य, लक्षद्वीप व निकाय के मध्य, अंडमान व निकोबार के मध्य, सुमात्रा व निकोबार के मध्य। तो किन के मध्य में 8 डिग्री चैनल स्थित है? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मालदीव व निकाय के मध्य में स्थित है 8 डिग्री चैनल। बाकी और भी ऑप्शन के बारे में देखते हैं। जो हमारा 8 डिग्री चैनल है वो मालदीव व निकाय के मध्य में स्थित है, और 9 डिग्री चैनल जो हमारा स्थित है वो लक्षद्वीप व निकाय के मध्य में स्थित है, और 10 डिग्री चैनल अंडमान व निकोबार के मध्य स्थित है। ग्रैंड चैनल जो है वो सुमात्रा व निकोबार के मध्य स्थित है, ग्रैंड चैनल। और पाक स्टेट तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य डंकन पास जो है दक्षिण व लघु अंडमान के मध्य स्थित है। ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन का डिटेल। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? मेघालय, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में तथा सबसे न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम में निवास करती है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ? उत्तर प्रदेश में, और सबसे कम सिक्किम में जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ है? मेघालय का है, और सबसे न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर नागालैंड का है। माने सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो बढ़ती है वो मेघालय का है, और सबसे न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो राज्य है वो नागालैंड है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? वो आपका बिहार है, और सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। कौन है? केरल है, और सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल है, और सबसे न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार है। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंटोमोलॉजी निम्न में से किसका अध्ययन है? एंटोमोलॉजी निम्न में से किसका अध्ययन है? कीटों का अध्ययन, रेशम कीट पालन का अध्ययन, मधुमक्खी पालन का अध्ययन, कवकों का अध्ययन। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा कीटों का अध्ययन होगा। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन है। ठीक है। अब देखते हैं एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन कहलाता है। सेरीकल्चर, जो सेरीकल्चर है वो रेशम कीट पालन का अध्ययन कहलाता है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन कहलाता है। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन कहलाता है, और पीसी कल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन कहलाता है। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन कहलाता है, और फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन कहलाता है। एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, और पोमोलॉजी फलों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए अनिवार्य न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष या 40 वर्ष। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 25 वर्ष। ठीक है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो आपकी होनी चाहिए वो 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है।
अब राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष आयु पूरी कर लेना चाहिए। उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष होना चाहिए। राज्यपाल बनने के लिए भी 35 वर्ष होना चाहिए। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु पूरी होना चाहिए। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। और सदस्य राज्य विधान परिषद का 30 वर्ष और सदस्य राज्य विधानसभा का 25 वर्ष। ठीक है, तो ये 25 वर्ष 30 वर्ष किसमें कौन सी न्यूनतम आयु है हमने आपको बता दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है काकोरी ट्रेन कांड के समय, काकोरी ट्रेन कांड के समय भारत का वायसराय निम्नलिखित में से कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड इरविन, कौन था? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो था लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग आपका करेक्ट आंसर होगा। काकोरी ट्रेन कांड के समय, काकोरी ट्रेन कांड के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड रीडिंग था। और लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल 1921 से 1926 तक चला। 1921 से 1926 ईस्वी तक चला। और काकोरी ट्रेन कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था। कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। तो डेट भी याद रखिएगा। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं दोस्तों, तो आप लोग अपने नोट्स जरूर कर लीजिएगा या याद रख लीजिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। तो काकोरी ट्रेन कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था। काकोरी ट्रेन कांड में लखनऊ के पास काकोरी रेलवे स्टेशन में 8 डाउन मालगाड़ी को रोककर सरकारी खजाना लूटा गया था। ठीक है, और काकोरी ट्रेन कांड में 29 क्रांतियों को गिरफ्तार किया गया था, 29 लोगों को। ठीक है, और काकोरी ट्रेन कांड में 4 लोग, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहड़ी, रोशन सिंह तथा अशफाक उल्ला खां को फांसी दी गई थी। तो काकोरी ट्रेन कांड में 4 लोगों को फांसी की सजा दी गई थी। किसको? राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहड़ी, रोशन सिंह तथा अशफाक उल्ला खां को फांसी दी गई। और किसको कहाँ दी गई ये भी जानते हैं। काकोरी ट्रेन कांड केस की निःशुल्क जो पैरवी किया था वो भानु चंद्रगुप्त ने किया था। किसने? भानु चंद्रगुप्त ने निःशुल्क पैरवी किया था। और राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर के जेल में फांसी दी गई थी। राजेंद्र लाहड़ी को गोंडा जेल में फांसी दी गई थी। और रोशन लाल को इलाहाबाद जेल में फांसी दी गई थी। और अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद जेल में फांसी दी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फास्फोरिक अम्ल के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? 3, 2, 1 या 4? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 3। ठीक है, 3 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। आइए देखते हैं, जो फास्फोरिक अम्ल होता है, फास्फोरिक अम्ल के एक अणु में 3 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। कितने होते हैं? 3 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। और फास्फोरिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है? H3PO4। H3PO4 जिसमें हाइड्रोजन के 3 परमाणु और फास्फोरस के 1 और ऑक्सीजन का 4 परमाणु होता है। फास्फोरिक अम्ल एक अकार्बनिक अम्ल है। कैसा है? अकार्बनिक अम्ल है। जंग लगी वस्तुओं को साफ करने में तथा दांतों को साफ करने में फास्फोरिक अम्ल का उपयोग होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जंग लगी वस्तुओं को साफ करने में तथा दांतों को साफ करने में फास्फोरिक अम्ल का प्रयोग होता है। ठीक है, और रासायनिक सूत्र आपका H3PO4 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत जनगणना आयोजित की जाती है। और यह आंकड़ा प्रत्येक रिक्त स्थान वर्ष में एकत्र किया जाता है। कितने वर्ष बाद जनगणना होती है? और जनगणना अधिनियम 1948 के तहत कितने वर्ष बाद जनगणना किया जाता है? 5 साल, 10 साल, 15 साल या 12 साल? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होता है, जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत। ठीक है, भारत में प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। ठीक है, भारत में जो प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। भारत में नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से प्रारंभ हुआ था। और भारत में प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती आ रही है, प्रत्येक 10 वर्ष पर। लेकिन भारत में कोविड-19 के कारण नियमित जनगणना नहीं हो पाई है। 1921 को भारत में जनसंख्या का महान विभाजक रेखा माना जाता है। और 1951 को भारत में जनसंख्या का लघु विभाजक रेखा माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिव किला दर्रा भारत का प्रमुख दर्रा किस राज्य में स्थित है? शिव किला दर्रा जो है वो भारत के प्रमुख दर्रों में से है। ये किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में,
हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में या अरुणाचल प्रदेश में? तो किस राज्य में स्थित है? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में शिव किला दर्रा स्थित है। देखिए, जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे स्थित हैं? काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजल दर्रा, ये जम्मू कश्मीर में स्थित दर्रे हैं। और बारामूला दर्रा, बुर्जिल दर्रा, बनिहाल दर्रा, ये सब जम्मू कश्मीर में स्थित दर्रे हैं। और हिमाचल प्रदेश में शिवकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बड़ा लाचला दर्रा, ये हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं। और उत्तराखंड में जो दर्रे हैं वो माना, नीति, लेपुलेख दर्रा है उत्तराखंड का। और सिक्किम का जो है वो नाथुला, जलेपला, ये सिक्किम में स्थित दर्रे हैं। और अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला दर्रा, यांग्याप दर्रा, दीपू दर्रा और दुमला दर्रा, ये अरुणाचल प्रदेश के दर्रे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ किस प्रयाग में मिलती हैं? किस प्रयाग में मिलती हैं? देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग या विष्णुप्रयाग में? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा देवप्रयाग में मिलती हैं। भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ देवप्रयाग में मिलती हैं। ठीक है, अब देखते हैं देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियाँ मिलती हैं, कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडार नदी मिलती है, विष्णुप्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा नदी मिलती है। तो ये चारों इम्पॉर्टेंट हैं। किस प्रयाग में कौन कौन सी नदियाँ का संगम है, ये आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3 × 10H2O, NaSCO3, NaOH या NaCl। क्या होगा बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा NaHCO3 होगा बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। ठीक है, अब देखते हैं जो Na2CO3 10H2O है वो धावन सोडा को कहते हैं, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। और NaHCO3 बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, NaOH कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है और NaCl साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है। तो आपको ये सारे सूत्र याद रखने हैं। ठीक है, जैसे कि धावन सोडा, बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा, ये सब इम्पॉर्टेंट नेम है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। सोल्डर निम्न में से किसका मिश्रण है? तांबा तथा जस्ता, तांबा तथा टिन, टिन तथा सीसा, लोहा तथा कार्बन, किसका मिश्रण है सोल्डर? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा टिन तथा सीसा। कहीं का आपको लेड और टिन भी मिलेगा, तो लेड का मतलब ही होता है सीसा। ठीक है, और टिन ही है। तो सोल्डर किसका मिश्रण है? टिन और सीसा का। ठीक है, देखते हैं पीतल। आपको कभी कभी क्वेश्चन में मिल सकता है पीतल किसका मिश्रण है? तो पीतल तांबा तथा जस्ता का मिश्रण है। कांसा किसका मिश्रण है? कांसा जो है हमारा तांबा तथा टिन का मिश्रण है। स्टील लोहा तथा कार्बन का मिश्रण है। स्टील टांका या सोल्डर कहते हैं, इसका जो है टिन और सीसा का मिश्रण है। टांका या सोल्डर एक ही बात है, तो टिन तथा सीसा का मिश्रण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। मोहिनी अट्टम भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, निम्न से किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? केरल से, मणिपुर से, उड़ीसा से या तमिलनाडु से? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा केरल से संबंधित है। कहाँ से? केरल से संबंधित है मोहिनी अट्टम। केरल जो है, केरल में मोहिनी अट्टम और कथकली नृत्य है। केरल का जो नृत्य है मोहिनी अट्टम और कथकली। तमिलनाडु का भरतनाट्यम। अक्सर जो स्टूडेंट होते हैं वो मोहिनी अट्टम और भरतनाट्यम में कन्फ्यूजन होता है कि मोहिनी अट्टम केरल का है, तमिलनाडु का है। तो आपको ध्यान रखना है केरल का मोहिनी अट्टम है और कथकली, तमिलनाडु का है भरतनाट्यम, उड़ीसा का ओडिसी है, मणिपुर का मणिपुरी है, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। इम्पॉर्टेंट लोक नृत्य हैं, आप अच्छे से अपने ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? भारत का जो शेक्सपियर किसे कहते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान, कालिदास, महादेव वर्मा, रविन्द्रनाथ टैगोर, किसे कहते हैं भारत का शेक्सपियर? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कालिदास जी को। कालिदास जी को भारत का शेक्सपियर कहते हैं। ठीक है, और खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। और भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहते हैं। आधुनिक मीरा के नाम से महादेव वर्मा को जाना जाता है। और भारत की कोकिला के नाम से सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। भारत की कोकिला कौन है? सरोजिनी नायडू। और गुरुदेव के नाम से रविन्द्रनाथ टैगोर को जानते हैं, गुरुदेव के नाम से। ठीक है, तो ये सब इम्पॉर्टेंट उपनाम है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है। प्रवासी भारतीय
दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 28 फरवरी, 9 जनवरी, 8 मार्च या 22 अप्रैल? तो किस तिथि को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 9 जनवरी को। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है हमारा 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है और प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? पश्चिम बंगाल, असम, गुजरात या राजस्थान का? कहाँ का है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा असम का है। बिहू जो है असम का लोक नृत्य है। ठीक है, अब देखते हैं पश्चिम बंगाल का जो लोक नृत्य है वो कौन कौन सा है। एक बाउल है, एक जात्रा है। बाउल और जात्रा पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य हैं। असम का जो लोक नृत्य है वो बिहू है, बिछुआ है और सतरिया है। ठीक है, और राजस्थान का जो लोक नृत्य है घूमर, कठपुतली और पनिहारी है। गुजरात का गरबा, डांडिया, रास, ये सब कहाँ के लोक नृत्य हैं? ये सब गुजरात के लोक नृत्य हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमि सुधार संबंधी अधिनियम भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? भूमि सुधार अधिनियम 5वीं, 6वीं, 7वीं या 9वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है भूमि सुधार संबंधी अधिनियम। ठीक है, अब देखते हैं 5वीं अनुसूची। जो 5वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है? 5वीं अनुसूची है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है 5वीं अनुसूची। और 6वीं अनुसूची है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जनजाति क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है। और 7वीं अनुसूची जो हमारी है वो संघ, राज्य और समवर्ती सूची से संबंधित है। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और 8वीं अनुसूची में भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, 22 भाषाओं का उल्लेख है 8वीं अनुसूची में। और 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधी अधिनियम से संबंधित है 9वीं अनुसूची। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु ने किया था? खालसा पंथ की स्थापना गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह। तो किसने किया था खालसा पंथ की स्थापना? तो खालसा पंथ की स्थापना किया था गुरु गोविंद सिंह ने। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने किया था। अब गुरु नानक ने किसकी स्थापना की थी? गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना। सिख धर्म की स्थापना किसने किया था? गुरु नानक ने। और गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी गुरु अंगद ने। और गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ का संकलन और स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया था गुरु अर्जुन देव ने। और गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना किए थे। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे 20 क्वेश्चन। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों आप लोग एक कमेंट, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा।